हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति। ये टॉपिक देखिए ऐसा है जिसका बेसिक आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है कि त्रिविमीय ज्यामिति क्या होती है। त्रिविमीय यानी कि तीन विमाएं, और वो तीन विमाएं वो आपके तीन समकोणिक अक्ष इनके लिए प्रदर्शित होता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तीनों ये समकोणिक अक्ष हैं। समकोणिक का मतलब देखिए होता है तीनों के बीच में जो कोण होगा वो 90 अंश का कोण होता है। एक्स और वाई के बीच में 90 अंश का कोण, वाई और जेड के बीच में 90 अंश का कोण, जेड और एक्स के बीच में 90 अंश का कोण। ये आपके तीन समकोणिक अक्ष होते हैं। इन तीनों अक्षों से मिलकर जो ज्यामिति बनती है वो होती है त्रिविमीय ज्यामिति। द्विविमीय ज्यामिति आप लोग पढ़ चुके हैं जिसमें केवल एक्स और वाई अक्ष होते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति जिसमें आपके तीनों अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये तीनों अक्ष पूरे अंतरिक्ष को 8 अष्टांशों में विभाजित करते हैं। ये बात आपने देखिए 11वीं क्लास में पढ़ी है। तीनों समकोणिक अक्ष पूरे अंतरिक्ष को 8 अष्टांशों में विभाजित करते हैं। उन्हीं 8 अष्टांशों में ही बिंदु उपस्थित भी होते हैं। वो देखिए आप पढ़ चुके हैं सब कुछ 11वीं क्लास में। अब जो आपको पढ़ना है दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। कोसाइन यानी कि कोज्याएं, दिक् कोज्याएं एवं दिक् अनुपात। ये टॉपिक देखिए आप लोग चैप्टर नंबर 10 जो सदिश विश्लेषण था उसमें मैंने ये बात बताई थी कि दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात शायद नहीं बताया होगा। दिक् कोज्याएं तो देखिए मैंने आपको बताई थी, लेकिन चलिए आपको फिर पढ़नी है ये चीज, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। चलिए मैं शुरुआत करता हूं कि दिक् कोसाइन क्या होती है। पहले दिक् कोसाइन से स्टार्ट करते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाली किसी सरल रेखा द्वारा एक्स, वाई और जेड अक्षों से बनाए गए कोणों की कोज्याएं। देखिए कोई भी सरल रेखा अगर वो मूल बिंदु से होकर जाती है, मान लीजिए वो ये रेखा है, चलिए मैंने यहां P बिंदु लिख दिया, ये है रेखा OP, मैंने चलिए यहां लिख दिया रेखा। ये सरल रेखा देखिए मूल बिंदु से होकर जाती है। ये तीनों अक्षों से जितने कोण बनाती है उन सबकी कोज्याएं वो कहलाएंगी इस रेखा की दिक् कोज्याएं यानी कि दिक् कोसाइन। मान लीजिए ये रेखा एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, वाई अक्ष से यही रेखा बीटा कोण बनाती है और यही रेखा जेड अक्ष से गामा कोण बनाती है। देखिए कोई भी रेखा तीनों अक्षों से कोई ना कोई कोण बनाएगी। हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि ये रेखा जो इस समय मूल बिंदु से होकर जा रही है, एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाती है और जेड अक्ष से यही रेखा गामा कोण बनाती है। तो इन तीनों कोणों की कोज्याएं यानी कि कोसाइन क्या क्या होंगी। देखिए एक्स अक्ष से बनाए गए कोण की कोज्या cos अल्फा, वाई अक्ष से बनाए गए कोण की कोज्या cos बीटा और जेड अक्ष से बनाए गए कोण की कोज्या cos गामा। यही तीनों कहलाती हैं इस सरल रेखा की दिक् कोज्याएं, यानी रेखा OP की दिक् कोज्याएं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। इन्हीं को हम L, M और N से प्रदर्शित करते हैं, यानी L = cos अल्फा, M = cos बीटा, N = cos गामा। L, M और N इन्हीं को ही प्रदर्शित करते हैं। ये किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याएं होती हैं। L = cos अल्फा, M = cos बीटा, N = cos गामा। यही चीज देखिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में भी बताई थी, किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याएं कैसे निकालते हैं। अब देखिए दिक् अनुपात भी आपको पढ़ना है, ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी। दिक् कोज्याएं जिस अनुपात में होती हैं, यानी दिक् कोज्याओं की जो समानुपाती संख्याएं हैं वो कहलाएंगी इस रेखा के दिक् अनुपात। मैं यहां पे देखिए लिखता भी हूं दिक् कोज्याओं के
समानुपाती संख्याएं दिक्कोज्जाओं की समानुपाती संख्याएं सरल रेखा की दिक् अनुपात कहलाती है। यानी कि एल एम और एन जिस अनुपात में होंगे उनके समानुपाती संख्याएं देखिए अनंत हो सकती हैं, मैं भी आपको बताता हूं कैसे। लेकिन ये ध्यान रखें दिक्कोज्जाएं इनके जो समानुपाती संख्याएं होंगी वो कहलाएंगी उस सरल रेखा के दिक् अनुपात। दिक्कोज्जाओं की जो समानुपाती संख्याएं हैं, समानुपाती संख्याएं अब आप लोग सोचेंगे कैसे होंगी। मान लीजिए किसी रेखा की दिक्कोज्जाएं एल एम एन है, हम इन्हें किसी अचर से गुणा कर देते हैं, यानी कि लैम्डा एल लैम्डा एम लैम्डा एन, लैम्डा एल लैम्डा एम लैम्डा एन। एल एम एन के समानुपाती संख्याएं वो यही हैं लैम्डा एल। हम इनके अगर किसी अचर से गुणा करते हैं तो वो इनके समानुपाती संख्याएं ही होंगी। लैम्डा का मान तो देखिए कोई भी हो सकता है, इसलिए लैम्डा के मान क्योंकि अनंत हो सकती हैं तो दिक् अनुपात भी अनंत हो सकती है, क्योंकि समानुपाती संख्याएं अनंत हो सकती हैं। ये इस समय जो मैंने लिखे इन्हीं को हम कहते हैं दिक् अनुपात, और इन्हें जो हम प्रदर्शित करते हैं ए बी और सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए इज इक्वल टू लैम्डा एल, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम और सी इज इक्वल टू लैम्डा एन। दिक्कोज्जाओं के समानुपाती संख्याएं यानी कि लैम्डा एल लैम्डा एम और लैम्डा एन, जहां लैम्डा एक अचर है, जहां लैम्डा एक अचर है तथा लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। यही कहलाएंगे आपके दिक् अनुपात, इन्हें हम एबीसी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोग यही सोचेंगे इस लैम्डा का मान भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये अनंत हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई संख्याएं होंगी, ये अनंत पॉसिबल है। दिक् अनुपात वही होंगे दिक्कोज्जाएं जिस अनुपात में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको संबंध बता भी चुका हूं, एल एम और एन यानी कि किसी सरल रेखा की दिक्कोज्जाएं होती हैं, उनमें आपस में संबंध भी होता है। आप लोग सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। चलिए आपको फिर एक बार बताता हूं इन तीनों में क्या संबंध होता है, किसी सरल रेखा की दिक्कोज्जाओं में क्या संबंध होता है। देखिए दिक् कोसाइन में संबंध, सेकंड टॉपिक कि एल एम और एन यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों में आपस में क्या संबंध होता है। वैसे देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 10 में, आपको बता चुका हूं, लेकिन चलिए फिर आपको एक बार बता देता हूं। मान लीजिए ये सरल रेखा ओपी, इसमें जो पी बिंदु के निर्देशांक हैं, चलिए वो ये मैं मानता हूं इसके जो निर्देशांक एक्स वाई जेड। अब बिंदु P से अगर हम x अक्ष पर लंब डालते हैं, बिंदु P से अगर हम x अक्ष पर लंब डालें, चलिए इसका चित्र मैं यहां दोबारा बना देता हूं। मान लीजिए आपकी ये O बिंदु, यह आपका x अक्ष है और ये P बिंदु, हमने इस बिंदु से x अक्ष पर लंब खींचा। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, चलिए यहां लिख देता हूं x y z, और ये रेखा x अक्ष से कितना कोण बनाती है, अल्फा। तो इस समय देखिए एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने बिंदु P से x अक्ष पर ये लंब खींचा, यानी इस समय ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में चलिए एक बार मैं कहता हूं, इस यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, O बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की लंबाई ये x के इक्वल है, क्योंकि इसका x घटक को x ही है। हम इससे अगर लंब खींचते हैं तो ये जो दूरी होगी
वो इसके x घटक की इक्वल होगी, और वो इस समय कितना है x, तो ये मैंने x लिख दिया। अगर हम इस त्रिभुज में cos अल्फा का मान निकालें, यानी कि cos अल्फा, तो cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि x बटे कर्ण यानी कि OP, x बटे OP, x बटे OP। चलिए मैंने cos अल्फा का मान लिख दिया। इसी तरीके से मान लीजिए, चलिए मैं दूसरा चित्र बनाता हूं। अगर हम बिंदु P से y अक्ष पर लंब डालें, अब की बात देखिए मुझे यही चीज करनी है, लेकिन ये जो लंब होगा ये y अक्ष पर होगा, x y z। y अक्ष पर बनाया गया कौन, वो है बीटा। तो अगर हम बिंदु P से y अक्ष पर लंब डालते हैं, तो ये जो दूरी होगी ये इक्वल किसकी होगी, y घटक की, और वो कितना है y। यानी इस त्रिभुज में अगर हम cos बीटा का मान निकालते हैं, आधार बटे कर्ण यानी कि y बटे OP। फिर एक बार चलिए देखते हैं, मान लीजिए इसी बिंदु से अगर हम z अक्ष पर लंब डालते हैं, यानी कि इधर की तरफ, उसे मैं देखिए अलग त्रिभुज से बना के प्रदर्शित करता हूं, ताकि आपको देखिए थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। ये देखिए बिंदु P से z अक्ष पर खींचा गया लंब, इस समय ये दूरी इसकी z घटक के इक्वल होगी, और वो कितना है देखिए z। यानी अगर हम इस त्रिभुज में cos गामा का मान निकालते हैं, तो cos गामा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी कि z बटे OP। देखिए जब हम किसी बिंदु से किसी अक्ष पर लंब डालते हैं, तो जो लंब पाद होता है वो मूल बिंदु से वहां तक की दूरी उसके उसी घटक के इक्वल होती है। यहां पर x के इक्वल, यहां पर y के इक्वल, और यहां पर z के इक्वल। अब मैं अगर आपसे ये बात कहता हूं, इन तीनों में हमें संबंध निकालना है। अगर हम इन तीनों के वर्गों को जोड़ दें, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू x स्क्वायर बटे OP स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे OP स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे OP स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे OP स्क्वायर। अब आप लोग यही सोचेंगे OP स्क्वायर का मान कैसे निकालें। OP स्क्वायर, ये OP का मतलब क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, O से लेके जो P तक के बिंदु हैं, बिंदु O के निर्देशांक क्या होती हैं, 0 0 0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग निकालना जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यानी वर्गमूल के अंदर x माइनस 0 यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी y स्क्वायर प्लस z माइनस 0 यानी z स्क्वायर। तो OP का मान जो है वो है वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये देखिए मैंने यहां लिख दिया, OP का मान वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर हम इसका वर्ग करें तो वर्गमूल बन जाएगा। OP स्क्वायर कितना बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी इक्वल टू कितना आ गया होगा। और यही चीज मैं आपको सिद्ध करवा भी चुका हूं। तीनों कोसाइन यानी दिक कोसाइन होती है, उन तीनों के जो वर्गों का योगफल है वो हमेशा कितना होता है, 1। तीनों दिक कोसाइन के वर्गों का योगफल हमेशा कितना होता है, 1। यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि n इज इक्वल टू cos अल्फा, m इज इक्वल टू cos बीटा, n इज इक्वल टू cos गामा। यही तीनों में संबंध होता है। किसी सरल रेखा के तीनों दिक कोसाइन के वर्गों का योगफल हमेशा कितना होता है, 1। दिक कोसाइन हो, ये बात ध्यान रखें, दिक अनुपात नहीं, दिक कोसाइन में ही ये संबंध होता है।
अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको किसी सरल रेखा की दिक् अनुपात पता है, लेकिन निकालनी दिक् कोज्याएं हैं। एक तो मैंने देखी दिक् कोज्या निकालने के लिए क्या पता हुआ, अगर हमें तीनों कोण पता है तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की मान वही होती है दिक् कोज्या। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपको दिक् कोज्या ये कोण नहीं देते, दिक् अनुपात दे देती है, और फिर आपको निकालनी होती है दिक् कोज्याएं। वो कैसे निकालनी है, चलिए ये मैं आपको बताऊंगा कि दिक् अनुपात से दिक् कोज्याएं कैसे निकालते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई है, दिक् कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं जो भी होती हैं वो होती हैं उस सरल रेखा के दिक् अनुपात, जहां लैम्डा एक अचर राशि होती है। a इज इक्वल टू लैम्डा l, b इज इक्वल टू लैम्डा m और c इज इक्वल टू लैम्डा n। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है हमें किसी रेखा के दिक् अनुपात दिए होते हैं, लेकिन उसकी दिक् कोज्याएं निकालनी होती हैं, वो कैसे निकालें। चलिए मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पर लैम्डा का मान कैसे निकलेगा ये भी बता देता हूं। अगर हम इन तीनों के वर्गों को जोड़ दें, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर l स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये चलिए मैंने हेल्सिंग का साइन लगा दिया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यही चीज मैंने अभी आपको सिद्ध करवाई थी, किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याओं में संबंध इन तीनों के जो वर्गों का योगफल है वो कितना होता है 1, यानी कि लैम्डा स्क्वायर इंटू 1, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हुआ लैम्डा। लेकिन देखिए, हमें लैम्डा का मान निकालना नहीं है, हमें निकालना है अगर हमें किसी रेखा के दिक् अनुपात पता है। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, मान लीजिए किसी रेखा के दिक् अनुपात ABC है, इसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए, तो लैम्डा का मान देखिए मैं इसमें रख देता हूं, यानी a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू n, b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू m। इसमें रख दिया मैंने लैम्डा का मान, और इसमें भी रख दिया देखिए लैम्डा का मान, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू n। ये चीज हम बढ़िया में ले जाए, यानी कि l इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये दूसरा मेथड हुआ किसी रेखा की दिक् कोज्याएं निकालने का। देखिए, पहला मेथड अगर आपको कोण दिए हैं तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, लेकिन आपको कोण अगर नहीं दिए हैं, उसके दिक् अनुपात दिए हैं यानी कि ABC, तो ये सूत्र हुआ एलिमेंट निकालने के लिए। अगर आपको ABC के मान पता है, इन सूत्रों में आप रख दें तो आपकी दिक् कोज्याएं निकालेंगे, यानी इक्वल टू, ये भी मैं आगे लिख देता हूं, यानी cos अल्फा है, ये किसका मान cos बीटा का, और ये किसका मान cos का। यह आपका दूसरा मेथड हो गया। यही था देखिए संबंध भी, एलिमेंट और एबीसी में संबंध आपस में क्या है। अब देखिए, ये उस रेखा के मैंने दिक् कोज्याएं बताई और दिक् अनुपात जो मूल बिंदु से होकर जाती है। लेकिन कोई रेखा अगर मान लीजिए मूल बिंदु से होकर नहीं जाती, दो अलग अलग बिंदु आपको दे रखे हैं,
दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं, चलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए जो चौथा टॉपिक मैंने लिखा, दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन ज्ञात करना। मान लीजिए कोई भी दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, पहला बिंदु मैंने माना x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु मैंने माना x2 y2 z2। कोई भी देखिए दो बिंदु हो सकती हैं, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा, जैसे कि मैंने लिखा है AB सरल रेखा है, तो AB रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा, लेकिन ये रेखा देखिए मूल बिंदु से नहीं जाती, ये कोई भी दो बिंदु आपको दे रखे हैं उनसे होके जाती है। अब देखिए कोई भी रेखा x अक्ष से y अक्ष से और z अक्ष से कोई ना कोई कोण रेखा वो बनाएगी। अब ये देखिए हम निकालते हैं, इसके लिए एक काम मैं करता हूं, इस रेखा के एक समांतर रेखा वो मैं यहां खींचता हूं जो इतनी ही लंबाई की है, यानी रेखा AB की लंबाई, और मैं यहां पे लिख देता हूं ये रेखा OP की लंबाई, ये बिल्कुल बराबर है। मैं लिख देता हूं यहां पे, यानी OP इज इक्वल टू AB। और A से B तक की दूरी कैसे निकालते हैं ये आप लोग जानते ही हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वर्गमूल में जो सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यानी रेखा OP की लंबाई और रेखा AB की लंबाई आपस में कैसी है, समान। अब देखिए इसके समांतर रेखा मैंने यहां पर बनाई, ये रेखा जो कोण बनाएगी x अक्ष से y अक्ष से और z अक्ष से वही कोण ये रेखा बनाएगी, क्योंकि दोनों आपस में कैसी है, समांतर। इस रेखा द्वारा तीनों अक्षों से बनाए गए कोण इस रेखा द्वारा तीनों अक्षों से बनाए गए कोण के बराबर होंगे। अब यही मेथड देखिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। मान लीजिए यही रेखा यानी कि रेखा AB तीनों अक्षों से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तीनों अक्षों से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी, एक इस तरीके का त्रिभुज बना के ये बिंदु P है, ये O बिंदु है और ये x अक्ष है। ये रेखा द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण अल्फा होता है। cos अल्फा इज इक्वल टू ये वाला घटक बटे OP। अब ये घटक कितना है, देखिए पहले ऐसा नहीं था, यहां जो निर्देशांक थे बिंदु P के उसका घटक कहीं ले लिया, लेकिन अब क्या आएगा ये, अब देखिए मान लीजिए हम बिंदु A से लंब डालते हैं और बिंदु B से लंब डालते हैं। मान लीजिए मैंने बिंदु A से लंब डाला और बिंदु B से लंब डाला, तो ये जो दूरी होगी वही ये दूरी होगी। पहले मैंने केवल P से लंब डाला था, क्यों, क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु O से होकर जा रही है। लेकिन ये रेखा देखिए, अगर मैं कहूं आपको ये घटक निकालना है तो ये घटक होगा आपका दोनों बिंदुओं से, अगर हम x अक्ष पर लंब डालते हैं, दोनों बिंदुओं से अगर हम x अक्ष पर लंब डालते हैं, मान लीजिए मैं इसी चित्र में दिखाता हूं, ये देखिए अब पहले इस पर आते हैं, मान लीजिए ये वाला बिंदु, इसका x घटक x1 है, तो ये वाली दूरी देखिए x1 है। मैं यहां लिख देता हूं ये वाली दूरी जो हुई आपकी ये हुई x1, और इस बिंदु से जब हमने लंब डाला तो मूल बिंदु से जो यहां तक की दूरी है, यानी इस वाली दूरी की बात कर रहा हूं, ये होगी x2, क्योंकि इसका घटक कितना है x2, तो ये पूरी दूरी है x2, ये वाली दूरी x1, ये वाली दूरी x2, ये दूरी जितनी बची वही ये है। अब ये दूरी कितनी बची, मान लीजिए ये दूरी x2 है, ये वाली है x1, ये कितनी बची x2 माइनस x1, इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी हो गई x2 माइनस x1। तो इस त्रिभुज में अगर हम cos अल्फा का मान निकालते हैं x2 माइनस x1,
बटे ओपी। मैं यहां देखिए लिख देता हूं cos अल्फा इक्वल टू x2 माइनस x1 बटे ओपी। ऐसे ही अगर हम cos बीटा का मान निकालते हैं तो वो कितना आएगा y2 माइनस y1 बटे ओपी, क्योंकि दूसरा त्रिभुज मुझे बनाना पड़ेगा और फिर y अक्ष पर डाले गए लंब, तो y अक्ष पर जो घटक होंगे एक तो y1 होगा और एक y2, बीच की दूरी कितनी बचेगी y2 माइनस y1, वो यहां पे आ गई। और तीसरा आता है z अक्ष पर डाले गए लंब, यानी z2 माइनस z1 बटे ओपी। cos अल्फा का मान वो देखिए मैंने ओपी का मान यहां लिखा है, वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बटे ये वर्गमूल वाला पार्ट, cos बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे वर्गमूल वाला पार्ट, और cos गामा इज इक्वल टू z2 माइनस z1 बटे वर्गमूल वाला पार्ट। अब देखिए ये तीनों जिस अनुपात में होंगे, अगर हम इन तीनों का अनुपात निकालें तो x2 माइनस x1 बटे OP अनुपात y2 माइनस y1 बटे OP अनुपात z2 माइनस z1 बटे OP। जब हम इन तीनों का अनुपात निकालेंगे तो OP तो कैंसिल हो गया। दिक् कोज्याओं का जो अनुपात होता है वही होते हैं देखिए किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात। किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याएं, मैंने आपको एक बार बताई कि दिक् कोज्याएं जिस अनुपात में होती हैं वही अनुपात होती है उस सरल रेखा के दिक् अनुपात, यानी वो कितनी बची x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। इसका मतलब ये है अगर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं और उस सरल रेखा के आपको दिक् अनुपात निकालने हैं तो आप इस तरह से सीधा निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये देखिए आपको ब्रैकेट में कभी नहीं लिखनी है, दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं कभी भी आपको ब्रैकेट में नहीं लिखनी है। और यही जो दिक् अनुपात हैं इन्हीं को हम ABC से प्रदर्शित करते हैं। ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है। इसका मतलब ये है अगर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं तो सबसे पहले आपको दिक् अनुपात ही निकालने हैं। दिक् कोज्याएं पहले नहीं निकलेंगी, पहले हमेशा जो निकलेंगे वो निकलेंगे दिक् अनुपात यानी कि ABC, फिर आपकी दिक् कोज्याएं निकल आएंगी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी। चलिए मैं फिर लिख देता हूं एक बार। देखिए सबसे पहला काम आपका था दिक् अनुपात निकालना, वो आपने निकाल लिया, लेकिन आपने देखिए केवल दिक् अनुपात नहीं निकल पाते, आपसे निकल पाते हैं दिक् कोज्याएं। तो ये देखिए ABC के मान हमने निकाल लिए। अभी जो मैंने सूत्र लिखा था प्लस माइनस a बटे वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस b बटे वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस माइनस c बटे वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गई दिक् कोज्याएं। दो बिंदुओं से जाने वाली कोई भी सरल रेखा है तो पहले आप हमेशा दिक् अनुपात निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे दिक् कोज्याएं। यही cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा के मान होते हैं। यही था देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात से संबंधित जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब देखिए जो पहली प्रश्नावली इसकी होगी यानी कि 11.1 वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।